ही गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपभ्रंश रचनाएं। ठीक है, आज हम अपभ्रंश रचनाओं को पढ़ेंगे बहुत बारीकी से और उसके जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने 2 क्लास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से थ्योरी प्लस एमसीक्यू, यानी पहले हम लोग थ्योरी पढ़े, उसके बाद से उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को सॉल्व किए। और एक और क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से थ्योरी भी पढ़े और उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी किए। इससे क्या होता है कि हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमको पता लगता है। अगर हम चाहते तो आप लोगों के सामने केवल प्रश्न लेकर आ जाते और 2000-4000 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते। प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप कोई भी सॉल्व पेपर ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अगर आप कितने भी एमसीक्यूज कर ले जाएं, जब तक उसके मूल को नहीं जानेंगे, जब तक उसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप परीक्षा को नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए, आप मूल को समझते चलिए और देखते चलिए, क्योंकि एक एक लाइन में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न कहाँ से बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग हर एक चीज़ को बड़े ही शालीनता और धीरतापूर्वक पढ़ते चलिए और देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए समय न गंवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपभ्रंश रचनाएं। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। पहला है दोहा बंध, दूसरा पदधड़िया बंध और तीसरा है गेय पद बंध। ठीक है, अपभ्रंश का चरित्र काव्य यानी किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य को हम क्या कहते हैं? चरित्र काव्य कहते हैं। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पदधड़िया बंध में लिखा गया है। पदधरी 16 मात्राओं का छंद है। ध्यान दीजिएगा, पदधरी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदधड़िया बंध कहा गया है। चरित्र काव्यों में पदधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। धत्ता का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे चौपाई के बाद दोहा रहता है, उसी को यहाँ पे कह रहा है कि 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? कड़वक के नाम से। किस भाषा की बात कर रहा है? अपभ्रंश के रचनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं जोइंदु, जिनका एक और नाम है योगिंद्र। जोइंदु को योगिंद्र भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं योगिंद्र भी दे सकता है और कहीं जोइंदु दे सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। देखिए, ये आया हुआ प्रश्न है, अभी भी पीएससी द्वारा प्रश्न जो पूछा गया था उसमें अपभ्रंश रचनाओं से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं, अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल रहा है हम लोगों को कि कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जोइंदु से। ठीक है, अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। दोहे की शुरुआत कब से मिलती है? अपभ्रंश से मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन है? परमात्मा प्रकाश और योगसार। ठीक है, जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। पूछ सकता है कि परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है, तो जोइंदु की रचना है। चलिए अगला कवि देखते हैं, स्वयंभू। अब स्वयंभू के बारे में जानते हैं। स्वयंभू 783 ईस्वी
को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू का यदि सन पूछे तो उनका सन है 783 ईस्वी। इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्वयंभू। ठीक है, आगे देखिए, इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, कौन कौन? पौमचर्यु, रिठड़ेमचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। ठीक है, पौमचर्यु में राम का चरित्र है, ठीक है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौमचर्यु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि पौमचर्यु में कितने कांड हैं, तो 5 कांड हैं। पौमचर्यु भी राम कथा से संबंधित है और रामचरितमानस भी राम कथा से संबंधित है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और पौमचर्यु में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। पौमचर्यु में पवारा है और 5 कांड में भी पवारा है। इससे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि पौमचर्यु में 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग 7 चौपाई के बाद 1 दोहा। ठीक है, इसमें किस कड़वक पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी 7 चौपाई के बाद 1 दोहा देकर लिखा गया है। ठीक है, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि स्वयंभू का जो पौमचर्यु है उसको किसने पूरा किया था, तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है, तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रामचरितमानस भी राम कथा से संबंधित है और पौमचर्यु भी राम कथा से संबंधित है। तो पहले पौमचर्यु की रचना हो गई थी, अपभ्रंश काव्य जब चल रहा था आदिकाल में, उस टाइम में पौमचर्यु की रचना हो चुकी थी, और जो रामचरितमानस है वो भक्ति काल में लिखी गई रचना है। ठीक है, डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किनको? तुलसीदास को। तुलसीदास को क्या कहा है डॉक्टर भयाड़ी ने? अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू को, डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। इन्होंने राम कथा पर भी रचना की है और कृष्ण कथा पर भी रचना की है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है। यह कथन पूछ सकता है कि स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसका है, तो आपका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि स्वयंभू का रामायण जो है हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, यह किसने कहा है? यह भी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान देते चलिएगा, एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं पुष्यदंत के बारे में। अब तक हम लोगों ने जोइंदू के बारे में पढ़ा और स्वयंभू के बारे में पढ़ा, अब पुष्यदंत के बारे में पढ़ते हैं। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। क्या माना है? पुष्यदंत के समय को। शिव सामान्यतः 972 ईस्वी यानी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन है? 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसको महापुराण कहा जाता है, और दूसरा है राय कुमार चरियु, जिसको नागकुमार चरित्र कहा जाता है, और तीसरा है जसहर चरियु, जिसे यशधर चरित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। किनको? आदि पुराण और उत्तर पुराण जो है चौपाइयों में रचित है, ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, इसीलिए इसका नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है और चौपाइयों में है। जैसे जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। पुष्यदंत के दोनों चरियु के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंड चरित 11वीं शती भी प्रसिद्ध है। ठीक है। दोनों चरियु यानी उदय कुमार चरियु और जसहर चरियु, इन दोनों के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंड चरित्र 11वीं शताब्दी में जो लिखी गई थी वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है। अभी चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। आगे देखते हैं। आगे है स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। ठीक है। 3 नाम आपको यहाँ मिल गए, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। ये उपाधियां किसने स्वयं को दी हैं? पुष्यदंत ने। ठीक है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्पदंत को क्या कहा है? डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। आगे देखते हैं। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी को किसने माना है? तो डॉक्टर तगारे ने। शिव सिंह सेंगर ने, यहाँ मिस्टेक हो गया है, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ कहा है। ठीक है। अब चलते हैं धनपाल। अब तक हम लोगों ने 3 कवियों को पढ़ लिया, अब धनपाल के बारे में पढ़ेंगे। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? मुंज ने। 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की किसने? धनपाल ने। धनपाल की रचना कौन है? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। रचना किसने किया था? धनपाल ने। और संपादन किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने। ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहु विवाह के दुष्परिणामों के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला कवि कौन है? चतुर्मुख। ठीक है। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। वो कवि कौन कौन है? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अब चलते हैं मुनिराम सिंह के पास। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो मुनिराम सिंह को। ठीक है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। ठीक है। मुनिराम सिंह का ग्रंथ कौन है? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनिराम सिंह का। अब चलते हैं हेमचंद्र के पास। ठीक है। अब हेमचंद्र के बारे में जानते हैं। हेमचंद्र जिनका जन्म है 1088 ईस्वी, अक्सर पूछा जाता है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है। जैन आचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। किनका? हेमचंद्र का। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण के रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसे प्राकृत व्याकरण भी कहा जाता है, इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है।
पूछ सकता है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो हेमचंद्र की रचना है। अगर पूछे कि इसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये प्राकृत व्याकरण है। ठीक है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ हैं, देखते हैं अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश, द्वयाश्रय काव्य। ठीक है, इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं जिनदत्त सूरी के पास। जानते हैं जिनदत्त सूरी के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। जिनदत्त सूरी ने पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में जो लिखी गई है से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, तो जिनदत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1114 ईस्वी। ठीक है, यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। आइए चलते हैं सोमप्रभ सूरी के बारे में जानते हैं। यह भी एक जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1184 ईस्वी। ठीक है, यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है, प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसने बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, जैनाचार्य मेरुतुंग की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1304 ईस्वी। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है, इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। ये सब बातें कौन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। किसका? इसमें दूहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। ठीक है, इसमें प्राकृत पैंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। विद्याधर विक्रम की 13वीं सती। विद्याधर के बारे में जानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पैंगलम के बारे में जानते हैं। आइए, प्राकृत प्रकृति हो गया यहाँ पे। प्राकृत पैंगलम यानी प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था।
वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो लक्ष्मीधर ने जो रचना की है प्राकृत पेंगलम की, उसकी टीका किसने लिखी है? तो वंशीधर ने। ठीक है, चलिए। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोनों में भी राधा कृष्ण दशमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध है। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसी को बताया गया है का चरित्र मिलता है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की। वह इसके रचयिता सारंगधर को माना है। हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? सारंगधर। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। यह प्रशस्ति मूलक काव्य है। ठीक है, अब आइए सारंगधर के बारे में जानते हैं। सारंगधर रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। ठीक है, हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। राघव देव के 3 पुत्र हुए, भोपाल, दामोदर और देवदास। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने समय विक्रम की 14वीं शती के अंतिम चरण में माना है। शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक है, इसमें यह भी पूछ सकता है कि हम्मीर रासों के रचयिता सारंगधर किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। और हम्मीर रासों के रचयिता जज्जल को किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है, जो अमीर का विकृत रूप है। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। यहाँ ये कोटेशन दे के पूछ सकता है कि ये अच्छे और कवि सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके बारे में कहा है? तो सारंगधर के बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है सारंगधर को? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ लिए हैं और अपभ्रंश रचनाओं के बारे में पढ़ लिए, अपभ्रंश रचनाकारों के बारे में पढ़ लिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे और आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना जाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी जोइंदू, ऑप्शन डी धनपाल। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जोइंदू। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दूसरा प्रश्न है, जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चतुर्मुख, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी मुनिराम सिंह, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी जैनाचार्य मेरुतुंग, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी सोमप्रभ सूरि। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा वेदव्यास, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं, कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ उत्तर आपका क्या होगा?
ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जोइंदु, ऑप्शन बी जोगिंदर, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन सी पुष्पदंत। पुष्पदंत या कहीं पुष्यदंत भी लिखा होता है। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को। भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर भयाड़ी, ऑप्शन बी डॉक्टर याकोबी, ऑप्शन सी मुंज, ऑप्शन डी धनपाल। तो भविष्यत कहा के संपादक कौन है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर याकोबी। ठीक है, और भविष्यत कहा की रचना किसने की? हम अभी ऊपर आपको बताए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी योगेंद्र, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी मुनिराम सिंह। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुनिराम सिंह। ठीक है, मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? ने काट दीजिए। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी धनपाल। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमचंद्र। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन बी जिनदत्त सूरी, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी मुंज। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी जिनदत्त सूरी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स भी बना लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर भी देते चलिए कि आपको पता चले कि हाँ कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुंज, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन सी। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रबंध चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1304 ईस्वी, ऑप्शन बी 1404 ईस्वी, ऑप्शन सी 1305 ईस्वी, ऑप्शन डी 1405 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबंध चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1304 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने कहा है? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, स्वयंभू की रचना नहीं है। ऑप्शन ए पौंचर्यु, ऑप्शन बी रिठड़ेमिचर्यु, यहाँ वो छूट गया है, रिठड़ेमिचर्यु, ऑप्शन सी जसहरचर्यु, ऑप्शन डी स्वयंभू छंद। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, यानी 3 है 1 नहीं है। तो यहाँ आपको उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जसहरचर्यु। ठीक है, जसहरचर्यु स्वयंभू की रचना नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कौन सी रचना जोइंदु की है? ठीक है, ऑप्शन ए परमात्मा प्रकाश, ऑप्शन बी महापुराण, ऑप्शन सी पाहुड़ दोहा, ऑप्शन डी भविष्यत कहा। तो जोइंदु की रचना कौन सी है? जोइंदु की रचना का नाम है परमात्मा प्रकाश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक और कौन सी रचना है? योगसार। ठीक है, अभी हम ऊपर आपको बताए हैं, एक परमात्मा प्रकाश और एक योगसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, किसका कथन है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए? 15 प्रश्न। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़े, फिर
15 प्रश्नों को सॉल्व किए। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को कैसी क्लास पसंद है। ऐसे ही क्लास हम लेके आएँ थ्योरी प्लस MCQ, या केवल MCQ या प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। ठीक है, तो जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ये भी चैनल और आगे ग्रो करे। ठीक है, और उन बच्चों के लिए बहुत ही ये लाभदायक होगा जो लोग पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो फ्री क्लासेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऑथेंटिक बुक से हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं। तो प्लीज़ इसको देखिए, इसको समझिए और जानिए। अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये प्रश्न कैसे हैं, ये क्लास कैसी है। अपभ्रंश रचनाओं से इससे ज़्यादा कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा। जब भी बनेगा इसी एक वीडियो से, अपभ्रंश से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं इसी एक वीडियो से बनेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।